श्री प्रोफेसर मनोज कुमार झा। शुक्रिया माननीय सभापति महोदय। थोड़ा हट करूंगा वक्त के लिए, लेकिन आखिर में अभी चालू तो करिए हुजूर। सर, माननीय सभापति महोदय, अच्छा है हम सब संविधान पे बात कर रहे हैं। उस सदन में भी हुई, इस सदन में भी तमाम साथियों ने संविधान पे बात की। अपना अपना दायरा है, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हमने संविधान पे बात की। कई ओहदेदार लोग दूसरे स्तंभ के, वो तो ईश्वर से बात करने लगे हैं। भगवान को कितना काम है, किसी की नौकरी लगवानी है, किसी की शादी करवानी है, किसी को चुनाव जितवाना है, तो किसकी पर्ची निकलेगी, किसकी अर्जी लगेगी। तो अच्छा है कि हम संविधान के दायरे में बात कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, नेहरू जी पर बहुत चर्चा होती है। जब से इस संसद में आया हूं, और मैं इस नई सरकार के बाद ही सदन में आया हूं, बचपन में सोचा करता था पार्लियामेंट पहुंचूंगा, लेकिन आज एक कन्फेशन करता हूं, हमेशा अपने को विपक्ष में देखता था, तो विपक्ष में ही हूं। तो सर ऐसा है, मैंने कई दफा कहा है, 14 का चुनाव, 19 का चुनाव, 24 का चुनाव जवाहरलाल नेहरू नहीं हारे हैं, विपक्ष हारा है, कांग्रेस हारी है। 100 साल आप चुनाव जीतेंगे, लेकिन नेहरू को फिर भी वहां खड़ा पाएंगे, क्योंकि अथॉरिटेरियनिज्म के खिलाफ, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के प्रतीक हैं नेहरू। वो ढाल हैं, वो रक्षा कवच हैं। और मैं आपको बताऊं, हमारे नड्डा साहब ने जेपी का उद्धृत किया, और मुझे अच्छा लगा कि जयप्रकाश जी ने जब इंदिरा जी को, वो इंदू लिखा करते थे, जब चिट्ठियां लिखी ना इमरजेंसी के दौरान, तो नेहरू को इन्वोक किया। आई एम राइटिंग टू यू इन द नेम ऑफ योर फादर जवाहरलाल नेहरू। वो ऐसे व्यक्ति थे, जब उनकी आलोचना नहीं होती थी तो छद्म नाम से अपनी आलोचना स्वयं करते थे। तो मैं क्या कहूं, जयप्रकाश जी का कश्मीर पर जो नेहरू जी को चिट्ठी थी या इंदिरा जी को चिट्ठी थी, अगर वो चिट्ठी आज मनोज कुमार झा अपने नाम से कॉपी पेस्ट करके लिख दे, तो सर शाम तक मैं टेलीविजन डिबेट में विलेन बन जाऊंगा। मेरे पर यूएपीए लगे ना लगे, सांसद हूं शायद ना लगे, लेकिन बहुत तरह की तोहमत लगेगी। सर एक आवश्यक बात, हम महापुरुषों की जन्मतिथि पुण्यतिथि पर माल्यार्पण वाले दुनिया के नंबर 1 देश हैं। इतनी पुष्प वर्षा करते हैं जन्मतिथि और पुण्यतिथि पे, लेकिन सर वो तिथियां इस बात की भी होती है कि हम अपनी चुनौतियों को स्वीकार करें। अगर हम संविधान दिवस मना रहे हैं, क्या फ्रीडम के बारे में नहीं बात होनी चाहिए? दोनों तरफ ऐसी बातें हो रही हैं, मेरी कमीज सफेद, तुम्हारी कमीज गदली। अरे साहब, संविधान की कमीज देख लो, वो गदला ना हो, उस पे दाग ना पड़े, ये हमारा दायित्व होना चाहिए। आज से 25 वर्ष बाद मैं इस सदन में नहीं होऊंगा, हम में से बहुत लोग नहीं होंगे। जब 100 साल पे चर्चा हो रही होगी, बहुत चर्चा होगी, लोग विश्लेषण करेंगे, जैसे आज हम करते हैं कि नेहरू को यह करना चाहिए था, नेहरू ने वो नहीं किया। 100 साल बाद कोई आपके बारे में टिप्पणी करे, मैं जीवित नहीं रहूं, संभवतः मैं सदन में नहीं रहूंगा, लेकिन वो भी अच्छा नहीं लगेगा सर, अशोभनीय लगेगा। टाइम मशीन नहीं है सर, नहीं तो मैं अपने सारे साथियों को 47-46 ले जाता। खून की नदियां बह रही थी दोनों तरफ, खून की नदियां, मंदिर में गाय काट के फेंकी जा रही थी, मस्जिद में सुअर फेंके जा रहे थे। उस दौर में एक ऐसे देश के निर्माण का संकल्प, गलतियां हुई होंगी, आप विलेन क्यों बनाते हो भाई? विलेन मत बनाओ, आपसे भी गलतियां होती हैं, हमसे हुई हैं। मैं सिर्फ इतना कहता हूं माननीय उपसभापति महोदय, कि जब हम तबसरा करते हैं इस तरह के नेताओं पे, तो हम भूल जाते हैं 47 में इस देश की क्या हालत है। सर आपने घर बनाया हो, मैंने नहीं बनाया अभी तक, मेरे पिता ने बनाया।
सर ग्राउंड फ्लोर बनाने में सबसे ज्यादा मेहनत लगती है, नींव है वो। नेहरू और अंबेडकर, पटेल, आजाद ने नींव डाली, आप सेकंड थर्ड फ्लोर बना रहे हैं, उन्होंने फर्स्ट फ्लोर बनाया, आप 5 फ्लोर और बनाइए, लेकिन नींव के बगैर फ्लोर किसी काम का नहीं है, ये याद रहना चाहिए। सर माननीय उपसभापति महोदय, हमारे प्रधानमंत्री जी, भाजपा के कई साथी, और चूंकि ये संविधान की डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, सर मैंने विस्तार से अध्ययन किया है, नड्डा साहब ने भी अध्ययन किया होगा, तमाम साथियों ने। सर कई तरह के उस पर विचार थे, लेकिन डोमिनेंट विचार था कि इसको रखो, किसी दिन वक्त आएगा इस पर बात होगी। सर 44 आर्टिकल जो कि ड्राफ्ट में 35 था, उससे पूर्व आर्टिकल 39 क्लॉज सी है सर, अबाउट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। इनकम इनइक्वालिटी का इस देश में जो आलम है, हम टाइम बॉम्ब पे बैठे हुए हैं, टाइम बॉम्ब है ये, और ये सबको इंपैक्ट कर रहा है, ना सिर्फ गरीब मजलूम वर्गों को, मध्यम वर्ग को। अभी हालिया रिपोर्ट आई कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज, लेकिन उनकी प्रॉफिट का एम्प्लॉय के सैलरी में कोई रिफ्लेक्शन नहीं है सर। रिलेटिव डिप्रिवेशन का जन्म हो रहा है, 44 तक पहुंचिए यूनिफॉर्म सिविल कोड तक, लेकिन रास्ते में एक मील का पत्थर है आर्टिकल 39 से, वहां रुकिए, ठहरिए, सोचिए कि इसको, क्योंकि अंबेडकर साहब को आप कोट कर रहे थे सोशलिज्म के बारे में कि वो कहते थे कि वो तो रचा बसा है, सेक्युलरिज्म रचा बसा, मानता हूं, लेकिन उन्होंने नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड और इंडस्ट्री की भी बात की थी। मैं उसकी पैरोकारी आज के दौर में नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि प्राइवेट प्लेयर्स ऐसे ना हो जाएं कि एक को चादर से ढकने के चक्कर में पूरा देश नग्न सच्चाई से रूबरू होता रहे, ये नहीं होना चाहिए। अब सर मैं एक बात कहता हूं, आज जब मैं यहां बोल रहा हूं, इस देश के किसी न किसी कोने में सीवर से एक आध डेथ हो चुकी होगी, सीवर में उतर करके। खुदाई चल रही है इस देश में, कई जगह खोदे जा रहे हैं, एक खुदाई हम सब सांसद मिलके करें। वो जो सेप्टिक टैंक और सीवर में उतर करके जहरीली गैस से मरने वाले लोग, ये कौन है? ये हम एक हैं तो सेफ है में नहीं आते, ये हमारे हिस्सा नहीं है, इसी समाज का हिस्सा है। हाँ, ये अव्वल बात है कि हमारी जातिगत सीढ़ी नुमा पदानुक्रम में वो नीचे आते हैं, उनके उन पर गौर थोड़ा हम कम करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि फ्रीडम की जब बात हो तो हम मूल्यांकन करें। फ्रीडम में हाइफन नहीं होता है, फ्री के बाद डॉम नहीं, जैसे जॉर्ज ऑरवेल की किताब में था, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। इस देश में नाम और सरनेम से भी चीजें तय होती हैं। खालिद नाम है, जेल में रहोगे, सुनवाई नहीं होगी। हैदर नाम है, मीरान हैदर, नहीं सुनवाई होगी। इमाम नाम है, सरजिल इमाम, नहीं होगा। गुलफिशा होगी, नहीं होगा। तो ये सारी चीज, एक मिनट आप, मैं मेरा टाइम पॉज कर दीजिए, मेरा टाइम पॉज कर दीजिए, मेरा टाइम पॉज कर दीजिए। मैम चेयरपर्सन, मेरा टाइम पॉज कर दीजिए। मैम मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अभी यहां बोल रहा हूं, मूलवासी बचाओ संघ मंच है छत्तीसगढ़ में, अनलॉफुल बना देते हैं आप। अरे कोई तो तौर तरीका हो, किसान विरोध करे, देशद्रोही है। विद्यार्थी विरोध करें नौकरी के लिए, नौकरी मांग रहे हैं आपसे, और कुछ तो नौकरी भी नहीं मांग रहे हैं, परीक्षा समय पर कराने की मांग कर रहे हैं। आप कह रहे हो अराजक हैं, नक्सल हैं। ये जो शब्दावली लेकर के, विशेषण लेकर के आप घूमते हैं, इससे थोड़ा बाज आइए। मैं कह रहा हूं ये टेम्पटेशन होता है जब बहुत बड़ी सत्ता होती है, 15वें वर्ष में, 11वें वर्ष में प्रवेश करते हैं, लेकिन उस टेम्पटेशन को रोकना मैच्योरिटी है, परिपक्वता, परिपक्व लीडरशिप की बात होती है। वैकल्पिक विकास की कोई मांग आपसे करेगा तो आप कहोगे नक्सली है। अब मैम चेयरपर्सन, एक और चीज कहना चाहता हूं,
मैं पीड़ा साझा करता हूं बांग्लादेश में जो हो रहा है, साझा करता हूं पीड़ा। 71 के बारे में पढ़ा था, अभी देख रहा हूं। लेकिन मैम, मैं महात्मा गांधी पर जाना चाहता हूं। नोआखली में जब देश आजादी का जश्न मना रहा था, महात्मा गांधी नोआखली में दर दर भटक रहे थे, रिस्टोरेशन ऑफ पीस एंड नॉर्मैलिटी। वो दौर था। उन्होंने एक बात कही थी, आज का दक्षिण एशिया है जिससे पाकिस्तान और बांग्लादेश निकला है, हमें इस बात का स्मरण करना होगा कि हमारी भूमिका सबसे बड़ी है। हम बड़े भाई वाली शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वी आर द लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। बाकी में डेमोक्रेसी कैजुअलिटी हुई है पाकिस्तान और बांग्लादेश में, संविधान तक नहीं आया। लेकिन हम अपनी अकलियत के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, तो हम कह पाते बांग्लादेश को, लर्न फ्रॉम अस, टू पाकिस्तान, लर्न फ्रॉम अस, दिस इज हाउ वी ट्रीट। लेकिन हमारा रिपोर्ट कार्ड अगर उसमें कमियां रहती है, मैं Sit down. Sit down. Sit down. Ma'am, chairperson, my time should be paused. Sit down. My time should be paused. My time should be paused. My time should be paused. Honorable members. मैम, एक चीज मैं एक चीज कहना चाहता हूं। अंबेडकर साहब को कोट किया गया, अंबेडकर साहब को कोट किया गया। और एक मिनट, किसी की भावना आहत हुई है तो मैं वापस लेता हूं। इट इज प्राइमरीली ए मोड ऑफ, सुनिए, इट इज प्राइमरीली ए मोड ऑफ एसोसिएटेड लिविंग। डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली अ फॉर्म ऑफ लिविंग, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एसोसिएटेड लिविंग, कितना इसको अपने जीवन में उतार पाए? ऑफ कॉन्जॉइंट कम्युनिकेटेड एक्सपीरियंस, कितना उतार पाए? जातिगत जनगणना की जब बात होती है तो बट जाते हैं हम। क्यों बट जाते हैं भाई? वर्गीकरण की बात होती है, बिना जनगणना के वर्गीकरण कैसा? एनएफएस के माध्यम से एक नई रवायत का जन्म हो गया है। एक ओबीसी की लिस्ट में क्रीमी लेयर के इंटरप्रिटेशन के लिए आप राज्यों की समकक्षता इक्विवेलेंस को एक ऑर्डर के माध्यम से छुपा देते हैं। आपका दोष नहीं भी दूंगा, कहूंगा कि अधिकारी वर्ग के अंदर अभी भी वो मानस है कि वो रिप्रेजेंटेशन से परेशान होता है, चिढ़ता है, उसको लगता है ये यहां कहां आ गए। अभी बिहार में सर्वेक्षण हुआ, कई लोगों ने कहा हम तो इतने कम नहीं हो सकते। विजिबिलिटी और न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ में फर्क होता है। विजिबल आप इसलिए अपने को समझते हैं ज्यादा कि आप न्यायालय में हैं, आप विद्यालय में हैं, आप सड़क पे हैं, आप चौक पे हैं, आप चौराहे में हैं, तो आपको लगता हम तो बहुत, हमें कम क्यों दिखाया गया? उसके इस रिश्ते को हम सबको समझना होगा। मैम चेयरपर्सन, और जो मैंने कहा conjoint experience and associated living. Together with that, I'll take you for a minute to what Jawaharlal ji said in the beginning of objective resolution. उन्होंने कहा, और मैं हिंदी में तर्जुमा करता हूं, कि आज जब मैं यहां खड़ा हूं तो 5000 साल का अतीत मेरे सामने खड़ा है। मैं अभिभूत भी हूं, लेकिन मेरी चिंताएं भी हैं। इन चिंताओं और अभिभूत होने के बीच किस तरह के राष्ट्र का हम निर्माण करेंगे इस संविधान सभा के माध्यम से, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं अपने साथियों के साथ। और देन ही मेंशन्ड ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट। मैंने इस सदन में एक दिन कहा था कि 1789 के रेवोल्यूशन के बाद जहां से लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी आया, जवाहरलाल जी ने कहा तब के बादशाह ने वहां कमरे बंद करवा दिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बैठ सकती है। एक कमरे से दूसरा कमरा, दूसरे कमरे से बरामदा, और आखिर में टेनिस कोर्ट में पूरी की पूरी असेंबली बैठी और ओथ लिया। उसको कहते हैं ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट। उन्होंने क्यों यह उदाहरण दिया कि हमारी डेमोक्रेसी में भी कभी इस तरह के चैलेंज आ जाए तो संसद इमारत की मोहताज नहीं होगी, संसदीय लोकतंत्र इमारत की मोहताज नहीं होगी, वो इबारत देखेगी। और इबारत में फर्क है। मैम आज मैंने कहा था हट करूंगा, 1.5 से 2 मिनट और चाहिए। अब मैंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है।
उस पर विस्तार से बोलूंगा जिस दिन अगर आया, अगर सिलेक्ट कमेटी को गया तो अलग बात है। लेकिन मैम, इस देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन था। नड्डा साहब ने कहा, मैं मानता हूं। कई दफा क्या होता है, जब आप कोट करते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में कहते हैं कि सेमी कोलोन के बाद किसी को कोट मत करो, उसको हम लोग कहते हैं पुअर साइटेशन, कि किसी को कोट किया। जैसे आपको उदाहरण के लिए मैम 30 सेकंड में, कि मार्क्स ने कहा रिलीजन इज द ओपियम फॉर मासेस, ऐसा कभी नहीं कहा मार्क्स ने। वो सेमी कोलन के बाद का एक सेंटेंस था, उन्होंने ये कहा इज द साय ऑफ ऑप्रेस्ड, लेकिन सेमी कोलन के बाद का उठा करके कहा रे रिलीजन के तो खिलाफ थे कार्ल मार्क्स। तो उसी तरह से साइटेशन के साथ दिक्कत है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, 1 नेशन की वो साइकिल टूटी थी। 1 नेशन 1 इलेक्शन की साइकिल 60s मिड 60s में टूटी। आज क्या गारंटी है, हम कैसे अगले चुनाव तक ले जाएंगे? Will it be a proxy governance? Then it won't it undermine the idea of will of the people? मैं समझता हूं कि इस पर विशद चर्चा हो और तभी जाकर के Kindly conclude. बस अभी तो 33 सेकंड लिया है, 1 मिनट और दे दीजिए। मैम चेयरपर्सन, तारतम्य तो थोड़ा टूट जाता है, फिर भी अपनी एक बात कह के खत्म करूंगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बचपने का एक छोटा किस्सा। क्लासरूम में बैठे हुए थे सबसे पीछे, शिक्षक ने कहा, चूंकि मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे थे, आओ इसको हल करो। ज्यों ही वो बोर्ड की तरफ बढ़े, जितने कास्ट हिंदू अपर कास्ट के लोग थे वो दौड़ के बोर्ड के पास गए, क्योंकि बोर्ड के पीछे उनका टिफिन बॉक्स था। उनको लगा ये पोल्यूट हो जाएगा। मैम, आज वो मान्यताएं नहीं हैं, लेकिन पोल्यूशन प्योरिटी की नई मान्यताएं आ गई हैं, एक्सक्लूजन की नई मान्यताएं आ गई हैं। और आखिरी में ऑस्विज एक जगह थी पोलैंड में, जहां जिसको सिर्फ गैस चैम्बर से मत समझिए, ऑस्विज के बनने में सालों की नफरत और घृणा थी, जिसका अंजाम ना सिर्फ जर्मनी में भुगता गया, पूरी दुनिया ने। तो ये नफरत घृणा, इस पर लगाम लगे ना तो हर मोहल्ले में ऑस्विज होगा। और आखिर में मैम, मैं आज जद पे अगर हूं, निशाने पे, मैं आज जद पे अगर हूं तो बदगुमा न हो, चिराग सबके बुझेंगे, ऐसी हवा किसी की नहीं होती। शुक्रिया मैम, जय हिंद।